सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ना, वो डिपेंड करती है दोस्तों किस पर, लोड पे। जैसे कि लैगिंग लोड के लिए अलग, लीडिंग लोड के लिए अलग, यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए अलग। अब लैगिंग लोड और देख लो, ये सिंपल लैगिंग लोड है, मतलब इसमें आर भी होगा और एल भी होगा, आर एल दोनों होंगे। आर की वजह से क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटर के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, लीडिंग के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिंक्रोनस मशीन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। सिंक्रोनस मशीन में ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये क्या प्रभाव डालती है, इससे हमारे पैरामीटर्स पर क्या चेंज आते हैं, अलग अलग लोड के लिए इसका बिहेवियर, सारी टाइप की चीजें सीखेंगे, साथ ही क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है। मुझे 8+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग सेक्टर में। इसके साथ ही मैंने एमपीपीजीसीएल, एई, एसएससी, जेई, एमपीपीजीसीएल, जेई, केवीएस, एमपी सब इंजीनियर, ये सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए और करेंटली मैं अभी क्लास 2 ऑफिसर एमपीपीजीसीएल में वर्किंग हूं। चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, वो है ये कि एक एसी रोटेटिंग मशीन के अंदर जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, वो फ्लक्स से क्या रिलेशन रखता है। क्या उसके फेज में होता है, लीड कर रहा होता है फ्लक्स से 90 डिग्री से, या लैग कर रहा होता है। अगर आप एक सच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो मेरे दोस्त आपको यह आंसर पता होगा। देखिए मैं बताता हूं, अगर आप अभी तक नहीं जानते तो इसको सुन लीजिए कि भाई जो भी फ्लक्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक साइनसोइडल फ्लक्स लिया और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैंने उसमें E बराबर -n dφ/dt लगाया तो फाइनल सॉल्व करने के बाद मेरी ये इक्वेशन बनती है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है वो sin ωt है और ईएमएफ sin ωt -90 है। मतलब ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री हमेशा लैग करता है। ये चीज क्लियर। तो देखो फ्लक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो ईएमएफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है देखो 90 डिग्री बाद से, इधर से। तो ईएमएफ लैग्स हमारा मेन फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा लैग्स फ्लक्स बाय 90। चलिए अब कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ना, वो डिपेंड करती है दोस्तों किस पर, लोड पे। लोड की वैल्यू जो भी होगी, मतलब उसका जो पावर फैक्टर होगा, उसके हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन भी अलग अलग होगी। जैसे कि लैगिंग लोड के लिए अलग, लीडिंग लोड के लिए अलग, यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए अलग। तो मैं इन सभी लोड की आज एनालिसिस करवाऊंगा विद फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लोड लिया है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। अब ये जीरो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है, कॉस फाई 0 है, तो फाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और लैगिंग लोड है तो करंट वोल्टेज से लैग करेगी। मतलब ये हमारा एक प्योरली इंडक्टिव लोड कहलाता है। ठीक है, क्या, प्योरली इंडक्टिव लोड। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन में रोटर पे हम लोग डीसी सप्लाई लगाते हैं तो फील्ड फ्लक्स आएगा। तो ये मैंने देखिए फील्ड की एक्सेस बना ली है, फील्ड का फ्लक्स है, ये फील्ड का एमएमएफ है, तो ये फील्ड का फ्लक्स हो गया। अब अभी अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है, तो मेरे दोस्त जो ईएमएफ बनेगा वो कैसे बन जाएगा, देखो 90 डिग्री लैगिंग बन जाएगा फ्लक्स से। हाँ कि ना, सही है ना। इस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो फ्लक्स आगे चल रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है। अब प्योरली लैगिंग लोड की वजह से जो करंट होगी स्टेटर में, आर्मेचर वाइंडिंग में, वो ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करेगी। तो देखिए ये करंट 90 डिग्री पीछे चल रही है ईएमएफ से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। अब हमारा जो आर्मेचर करंट है उसकी वजह से पैदा होगा आर्मेचर फ्लक्स, तो ये जो फाइए है ये बेसिकली इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फील्ड फ्लक्स है वो दोस्तों इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है मेरे भाई वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या कर रहा है ये, इसको बेसिकली डीमैग्नेटाइज कर रहा है। इसको हम कहते हैं प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। इसको वेवफॉर्म के थ्रू भी देखिए, आजकल वेवफॉर्म्स आ रही हैं, आजकल नए जमाने में नए तरीके से सीखिए। तो देखिए जो हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल के अंडर में ये फील्ड फ्लक्स है,
मेन फ्लक्स, समझे? इसको मैं उसी तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, ये फील्ड फ्लक्स को रेड कलर से, ये मेन फ्लक्स की वेवफॉर्म है। और आर्मेचर फ्लक्स देखिए कितना लैग कर रहा है फील्ड फ्लक्स को। आर्मेचर फ्लक्स 180 डिग्री पीछे चल रहा है फील्ड फ्लक्स से। तो हमारी जो वेवफॉर्म होगी आर्मेचर फ्लक्स की, वो पूरी की पूरी एक हाफ साइकिल बाद 180 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी। देखिए यहां से स्टार्ट होगा आर्मेचर फ्लक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स है वो क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। या फिर कह दीजिए कि फाई ए लैक्स फाई एफ बाय 180 डिग्री, इसी को कहते हैं प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी सब अब बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए लीडिंग लोड देखते हैं, बड़ा ही आसान। लीडिंग लोड में क्या हो जाएगा, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड मतलब प्योरली कैपेसिटिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड, समझ गए? इसका क्या मतलब हो गया मेरे दोस्त, इसका मतलब हो गया जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करेगी। तो फील्ड फ्लक्स देखिए कहां बनेगा, इधर बनेगा, फील्ड फ्लक्स हो गया। ईएमएफ इससे 90 डिग्री लैग करेगा तो ये ईएमएफ हो गया। लेकिन ईएमएफ से 90 डिग्री लीडिंग बनाएंगे करंट को, तो करंट हमारी हो गई दोस्तों देखिए इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हो गया फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स। तो देखिए फील्ड फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में और आर्मेचर फ्लक्स भी मेरे दोस्त इसी डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, ये कौन सा पावर आर्मेचर रिएक्शन हो गया, प्योरली मैग्नेटाइजिंग। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देख लो इसमें वेवफॉर्म में, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स ये इसके फेज में आ गए, दोनों के दोनों किस में आ गए, सेम फेज में। तो लिख देंगे फाई ए इन सेम फेज विथ फाई ए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अभी आगे करवाऊंगा। देखो यूनिटी पावर फैक्टर, एक और एग्जांपल, इसमें क्या करेंगे, पहले फील्ड फ्लक्स बना लिया हमने, ईएमएफ इससे 90 डिग्री लैग करेगा तो ईएमएफ यहां आ जाएगा और ईएमएफ के ही सेम फेज में आ जाएगा आपका करंट, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, प्योरली रेजिस्टिव लोड है। तो देखो फील्ड आर्मेचर फ्लक्स भी आपका इसी में आ गया, इसी फेज में आ गया आर्मेचर फ्लक्स। समझ गए दोस्त? तो फिर क्या बन रहा है, फील्ड फ्लक्स आपका ऐसे है और आर्मेचर फ्लक्स उसके क्या है मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कौन सा आर्मेचर रिएक्शन है ये, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई एफ में 90 डिग्री है। तो देखो वेवफॉर्म में भी वही दिखेगा और यही पेपर में पूछता है कि देखो ये फील्ड फ्लक्स की वेवफॉर्म है आपकी और आर्मेचर फ्लक्स स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त 90 डिग्री बाद, मतलब यहां से इसके मैक्सिमम से आर्मेचर फ्लक्स स्टार्ट होगा। समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे फाई ए लेक्स फाई एफ बाय 90 डिग्री। समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? ये तीनों टाइप के लोड थे। अब लैगिंग लोड और देख लो, ये सिंपल लैगिंग लोड है, मतलब इसमें आर भी होगा और एल भी होगा, आर एल दोनों होंगे। आर की वजह से क्या आ जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर लोड की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर आ जाएगा इसमें, और एल की वजह से इसमें डीमैग्नेटाइजिंग नेचर आ जाएगा। तो इसमें दोनों के दोनों होंगे। ये देखो ये फील्ड फ्लक्स बनाया, ये ईएमएफ बनाया, उससे थोड़ा सा लैगिंग है आपका आर्मेचर करंट, थीटा एंगल लैग करता है। क्लियर? चलिए अब आ गए समरी पे। तो भाई पूरा का पूरा जो भी सीखा वो इस समरी से रिवाइज कर लो। ऑल्टरनेटर के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, लीडिंग के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग। बस ये तीन याद कर लिए तो जेडपीएफ लैग मतलब प्योर एल, यूनिटी मतलब प्योर आर और प्योर सी। अब हो गया आर एल, तो किस को जोड़ दोगे, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को जोड़ दो। आरसी हो गया लीडिंग लोड, तो मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को जोड़ दो। ये ऑल्टरनेटर याद हो गया। मोटर का इसका जस्ट उल्टा है, कुछ है ही नहीं मोटर में। तो सिंक्रोनस मोटर में बड़ा ही आसान है, देखो क्या हो जाएगा, बस यूनिटी पावर फैक्टर के लिए सेम रहेगा। मोटर में जेडपीएफ लैग के लिए जो जनरेटर में जो डीमैग्नेटाइजिंग है, मोटर में मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग की जगह डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। बस उल्टा कर देना है, जहां जहां पे डीमैग्नेटाइजिंग वहां मैग्नेटाइजिंग कर दो, जहां जहां पे मैग्नेटाइजिंग वहां डीमैग्नेटाइजिंग कर दीजिए। यहां पर देख लीजिए डीमैग्नेटाइज क्रॉस मैग्नेटाइज, तो मैग्नेटाइज क्रॉस मैग्नेटाइज, या मैग्नेटाइज तो यहां डीमैग्नेटाइज। दैट्स इट।
एक बोनस चीज और सिखाता हूं, इस कॉन्सेप्ट को सीखकर जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। देखिए क्या बता रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड का ग्राफ है। आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त कि जैसे जैसे हम लोड को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर है तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू गिरती जा रही है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, प्योरली इंडक्टिव लोड है तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। पॉइंटेड लैगिंग है तो थोड़ा कम डिक्रीज हो रही है। यूनिटी पावर फैक्टर है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो हमारा वोल्टेज देखिए बढ़ रहा है। मतलब अगर हमारे पास लीडिंग लोड होगा तो फिर लोड के इंक्रीज होने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा आर्मेचर फ्लक्स मैग्नेटाइज कर रहा है फील्ड फ्लक्स को, तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज पैदा हो रहा है। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एट द लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज। लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है, तो लीडिंग मतलब आरसी, तो एक हो गया क्रॉस मैग्नेटाइज और एक हो गया सी की वजह से मैग्नेटाइज। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग। नॉर्मली एक्साइटेड ऑल्टरनेटर किस पर काम करता है, देखो नॉर्मली एक्साइटेड मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर। नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा तगड़ा है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट अफेक्टेड बाय पावर फैक्टर, गलत। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन पावर फैक्टर। देखो कौन सा पावर फैक्टर है, लीडिंग। अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, लीडिंग पावर फैक्टर में लोड बढ़ने के साथ क्या होता है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है। अगर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो मेरे दोस्त जो बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज गलत। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन पावर फैक्टर। जैसे जैसे हम पावर फैक्टर बढ़ाएंगे टर्मिनल वोल्टेज उतना ही इंक्रीज होगा और वोल्टेज ड्रॉप हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट डी होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन, फॉर एन ऑल्टरनेटर विच टाइप ऑफ लोड विल बी आर्मेचर रिएक्शन बी डिस्टॉर्शनल। ये एक नया वर्ड है। देखो डिस्टॉर्शन जो होता है ना, उसका मतलब होता है वेवफॉर्म में थोड़े से चेंजेस आना। वेवफॉर्म का जो शेप है अगर वो थोड़ा सा बिगड़ गया तो मतलब डिस्टॉर्शन आ रहा है, और डिस्टॉर्शन को कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो कौन से लोड के लिए डिस्टॉर्शनल होगा, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए होता है। एक और क्वेश्चन है देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आर्मेचर रिएक्शन। क्या आर्मेचर रिएक्शन लोड करंट और पावर फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। लोड बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगा। पावर फैक्टर पर तो डिपेंड करता ही है, लैगिंग लीडिंग ये सब। जनरेटर को लोड करेंगे तो आर्मेचर कैरीज द करंट, द आर्मेचर करंट सेट्स अप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही है, जनरेटर पर लोड डालेंगे आर्मेचर करंट फ्लो करेगी, वो अपना एक आर्मेचर फ्लक्स पैदा करेगी। इट रिड्यूसेस द जनरेटेड वोल्टेज बाय डिस्टॉर्टिंग द मेन फ्लक्स एंड इट कॉजेस स्पार्किंग एट ब्रशेस। और फोर्थ कह रहा है इट इंक्रीजेस द जनरेटेड वोल्टेज। तो बताइए आर्मेचर रिएक्शन क्या करती है, क्या वोल्टेज इंक्रीज करती है कि डिक्रीज, तो डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती। तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा, समझे। एक और क्वेश्चन, व्हेन अ सिंक्रोनस जनरेटर इज लोडेड इट्स टर्मिनल वोल्टेज में इंक्रीज व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। कौन से पावर फैक्टर पे टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, यस लीडिंग पावर फैक्टर पे। अभी तो सीखे। इन एन ऑल्टरनेटर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मिनिमम एट ए पावर फैक्टर ऑफ। ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट से बताएंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। सच में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके से पूरा डेटा इकट्ठा करने में, और आप लोगों के लिए सीरीज में प्रॉपर तरीके से चलाना चाह रहा हूं बहुत लंबे समय तक। लेकिन आप लोग इसको अगर अपना प्यार देंगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा एनर्जी मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छी सीरीज है, हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, जो भी आपको फील होता हो अच्छा बुरा आप लोग कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दे और जरूर जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और टेलीग्राम ग्रुप्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आंसर और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी। थैंक यू।